Hello students, welcome to our channel Tech GK. Learn something new every day. दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज के टोटल 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है उनको बैलेंस करना है और ये भी पहचानना है ये किस टाइप की रिएक्शन है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है टोटल 5 तरह की रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। टोटल 5 तरीके की रिएक्शन पढ़ाई है जो कि आपके सिलेबस में है। तो चलिए सबसे पहला जो लिखा है इक्वेशन वो है पोटेशियम KBr plus BaI2 gives Ki plus BaBr2। ये इक्वेशन लिखी है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर आयोडीन के जो एटम्स है वो 2 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो एक ही था, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Ki को, पोटेशियम आयोडाइड को। तो अभी ये आयोडीन बैलेंस हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो पोटेशियम के भी एटम 2 हो गए हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें पोटेशियम के 2 एटम बनाने पड़ेंगे, इसीलिए हमने पोटेशियम ब्रोमाइड में 2 का मल्टीप्लाई किया है। जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रोमाइड के जो एटम है वो 2 हो जाएंगे, इसीलिए। और जो राइट हैंड साइड ब्रोमाइड पहले से ही ऑलरेडी 2 दिए हुए हैं, तो ये अब बैलेंस्ड हो गई है। बेरियम के एटम भी बैलेंस्ड है, ब्रोमीन के भी बैलेंस्ड है, पोटेशियम एंड आयोडीन सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बैलेंस है, इसीलिए अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कैटायन और एनायन एक्सचेंज हुए हैं। यहाँ K प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। यहाँ पर बेरियम प्लस में टूटेगा और आयोडीन माइनस में टूटेगा। तो जो K प्लस में टूटा था वो आयोडीन के साथ कंबाइन करके पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा और Br माइनस और Ba प्लस कंबाइन होके बनाएंगे BaBr2। इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जिसने भी वो वीडियो अभी नहीं देखी है वो उस क्लास को एक बार देख ले, उसको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट लिखा है ZnCO3 gives ZnO plus CO2। इस रिएक्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो 2 सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट रहा है। जब ऐसा होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट कई सारे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, वो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसीलिए ये एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। अब बैलेंसिंग देखते हैं। O के एटम 3 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखेंगे O का एक एटम यहाँ है और O का 2 एटम इधर है, इसीलिए टोटल 3 हो गए हैं। Zn भी LHS में 1 है और RHS में भी 1 है। कार्बन एटम भी LHS में 1 है और RHS में भी 1 है, इसीलिए ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जिसने भी वो वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगी सारी तरीके की रिएक्शन मैंने डिटेल में पढ़ाई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है H2 plus Cl gives HCl। इसमें आप देखेंगे
दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, इसीलिए ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब इसको बैलेंसिंग देखते हैं। हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड 2 है, इसीलिए हमें राइट हैंड साइड भी 2 बनाने पड़ेंगे, इसीलिए हमने HCl में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि HCl में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है मैग्नीशियम ने। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है और ये रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसकी बैलेंसिंग देखेंगे। आप देखेंगे जो क्लोरीन के एटम है राइट हैंड साइड में वो 2 हैं, इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 2 बनाएंगे, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे HCl में। अब ये बैलेंस्ड हो गई है इक्वेशन, इसी के साथ हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया और मैग्नीशियम भी बैलेंस्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ। द रिएक्शन in which energy is released with the formation of product is called exothermic reaction। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जरूरी नहीं है आप इसी की जैसे थ्योरी लिखें, आप अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपको सही लिखना है बस। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, इवेपोरेशन हो गया। कन्वर्सली जबकि एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन in which energy is released from the system into the surroundings। इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने डिटेल में समझाई है, क्लास 1 आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है why is respiration considered to be an exothermic reaction। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करी जाती है। चलिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के सर्वाइवल के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। तो जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन के बाद छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। वो सब्सटेंस जब कांटेक्ट में आते हैं ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, जब वो मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। उसी के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है इन एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सिंस द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है और वो मेंटेन करके रखती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, इसीलिए जब एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। इसकी थ्योरी भी बहुत आसान लिखी हुई है, आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी, वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। The food molecules through the process of digestion is broken down into a simpler molecule like glucose.
These substances come in contact with the oxygen present in our body cells to form carbon dioxide and water along with a certain amount of energy. Since the energy is in the form of heat that maintains our body temperature, the respiration is considered to be an exothermic reaction. क्योंकि एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। What are decomposition reactions called? Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for decomposition reaction. क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्यों बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमें इक्वेशन भी लिखनी है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं हमें, और जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इससे उल्टा होता है। एक रिएक्टेंट दो सिंपलर मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन में भी यही लिखा है। Combination reaction is said to be the reaction between two or more molecules to form a larger molecule. Combination reaction दो reactant मिलके एक larger molecule form करते हैं। Whereas जबकि the decomposition reaction is defined as the splitting of larger molecules into two or smaller molecules. जबकि decomposition reaction में एक लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। इन मोस्ट केसेस द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, यानी इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और इंड्यूस्ड हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके जो बॉन्ड होंगे वो भी स्ट्रांग होंगे, इसीलिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसीलिए मोस्ट केस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। जिंक कार्बोनेट टूटेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड टूटेगा मरकरी प्लस O2 में। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity। सभी के लिए हमें एक एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो, एक बार हीट के फॉर्म में हो, एक बार लाइट के फॉर्म में हो और एक बार इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोलिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, जो पोटेशियम क्लोरेट होता है उसका जब डिकम्पोजिशन होता है उसके में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। KClO3 को हीट करेंगे जब तो 2KCl प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, यही लिखा हुआ है थ्योरी में। When heated strongly potassium chlorate decomposes into potassium chloride and oxygen। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो Na प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। On passing electricity through molten sodium chloride,
It decomposes into sodium and chlorine. NaCl किस में टूट जाएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे? Na प्लस Cl2 में। ये था जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमें लाइट के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का डिकम्पोजिशन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाइट के प्रेजेंस में H2O में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में। ये थे तीनों के एग्जाम्पल, जिसमें हमें एक में हीट की इन द फॉर्म ऑफ हीट रिक्वायरमेंट थी, एक में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट थी, एक में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट रेलेवेंट इक्वेशन फॉर द अबव। अब हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस बताना है, तो चलिए देखते हैं। A displacement reaction is the one when a more reactive substance displaces a less reactive one from its salt solution. Displacement reaction वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन होती है जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं कैटायंस और एनायंस के दो कंपाउंड के बीच। नेक्स्ट लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है Mg प्लस 2HCl। इसमें जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से H को रिप्लेस कर देगा और मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2KBr प्लस BaI2। इसमें K प्लस Br माइनस में टूटेगा और Ba प्लस और I माइनस में टूटेगा। जो K प्लस होगा वो I माइनस के साथ कंबाइन होके बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है। और जो Ba प्लस होगा और Br माइनस होगा वो दोनों मिलके BaBr2 बनाएंगे यानी बेरियम ब्रोमाइड बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में लिखा हुआ है इन द refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement reaction by copper metal. Write down the reaction involved. जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, जो सिल्वर की रिकवरी होती है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की उससे होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होती है कॉपर मेटल की। इसी की हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन हो जाएगी Cu यानी कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। जब रिएक्ट करेंगे तो जो कॉपर होगा वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा यानी CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। यहाँ से सिल्वर की रिकवरी हो जाएगी। ये इक्वेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation reaction से आप क्या समझते हैं और इसके एग्जाम्पल भी दीजिए। जब when two solutions containing soluble salts are combined, a double displacement reaction takes place in which the ions are exchanged between the compound. जब दो सॉल्यूशन होते हैं और उनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तब आयन का एक्सचेंज होता है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। When one of such compound formed is in solid form,
उनमें से जो एक कंपाउंड बनता है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, यानी वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। देन इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और वो कंटेनर यानी जार में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। दिस सॉलिड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और उसकी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। यही लिखा हुआ है इसमें, जब दो सॉल्यूशंस होते हैं, उनके सॉल्ट होते हैं दो सॉल्यूशन के, तब उनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तब आयन का एक्सचेंज होता है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के बीच में। उनमें से जब एक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में बनता है तो वो कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। Explain the following in terms of gain of oxygen with two examples each. ऑक्सीडेशन के बारे में बताना है और रिडक्शन के बारे में बताना है। जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। In a chemical reaction, when the oxygen is added to the element to form its respective oxide. केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा और उस एलिमेंट का ऑक्साइड बनेगा, तब हम उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया है मैंने, 4Na plus O2 gives twice Na2O। नेक्स्ट एग्जांपल है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2 gives H2O प्लस SO2। इसमें H2S में S हट के O ऐड हो गया है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है रिडक्शन का। रिडक्शन में लॉस होता है ऑक्सीजन का, यानी रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। जब किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड हुआ है वो कंपाउंड। जैसे कि CuO plus H2 gives Cu plus H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन राइट हैंड साइड में कॉपर अकेला बचा है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इसीलिए यहाँ कॉपर रिड्यूस्ड हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट लिखा है 2HgO gives 2Hg plus O। यहाँ पर HgO में ऑक्सीजन था, लेकिन राइट हैंड साइड में मरकरी में ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल हो गया है ऑक्सीजन का, इसीलिए इसमें भी रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। एक जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है, जब हम उसको हीट करते हैं एयर में, ब्राउन कलर्ड एलिमेंट को जब हम हीट करेंगे एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है जो एलिमेंट एक्स है। द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज द कॉपर मेटल। यहाँ पर वो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट हो जाएगा कॉपर मेटल। When the metal is heated in air, जब हम उस मेटल को हवा में जलाते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसीलिए इसकी रिएक्शन हो जाएगी 2Cu plus O2 gives 2CuO। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट एक्स है वो कौन क्या है? कॉपर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Why do we apply paint on iron articles? हम लोग जो लोहे के बर्तन होते हैं उनमें हम लोग को पेंट क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि उनको रस्टिंग से बचा सके, यानी जंग लगने से बचा सके। Iron articles are painted to prevent them from rusting. When left unpainted, the metal surface comes in contact with the atmospheric oxygen and in the presence of moisture, it
फ्रॉम आयरन, जिसकी वैलेंसी कितनी होगी 3 यानी फेरिक ऑक्साइड. बट इफ वी पेंटेड द सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट with moisture and air thus preventing rusting. आयरन आर्टिकल्स अगर हम लोग पेंट नहीं करेंगे तो वो हवा के साथ यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे और अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. इसीलिए हम लोग को रस्टिंग से बचाने के लिए उसको पेंट करना पड़ता है जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. ये है आपका होमवर्क. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच. ये दोनों जो टर्म लिखे हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये दोनों ही मैंने पढ़ाए हैं क्लास 1 में, इसलिए आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि कोरोजन क्या होता है और रैंसिडिटी क्या होती है. इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. आप आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा. इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया है. अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा क्योंकि हम आने वाली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. थैंक यू स्टूडेंट.